मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम राजनीति विज्ञान में बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट में प्लेटो के लाज में वर्णित विचारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के जो लाज में विचार लिखे थे वो शिक्षा संबंधी विचार तक हमने उनका अध्ययन किया था, और शिक्षा के बारे में उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा पर भी राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। जो रिपब्लिक में भी उन्होंने कहा है और लाज में भी ये कहा है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अब लाज के जो धर्म संबंधी विचार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लेटो ने लाज के धर्म संबंधी विचार के बारे में ये कहा है कि धर्म अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए और धर्म व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, बल्कि प्लेटो ये कहता है कि धर्म सामूहिक होना चाहिए और नगर राज्य का एक सामूहिक धर्म होना चाहिए, और सभी लोग एक कुछ जो है निश्चित देवी देवताओं में विश्वास करें। ये उनका धर्म के बारे में ये मानना था। इसके अतिरिक्त उन्होंने लाज के बारे में, लाज में जो है राज्य संबंधी विचारों का जो है वर्णन किया है। तो लाज में जो है राज्य संबंधी विचार हैं राज्य का उद्देश्य। तो राज्य का उद्देश्य क्या होगा? तो राज्य के उद्देश्य के बारे में प्लेटो ने ये कहा है कि राज्य का उद्देश्य नगर राज्य के सभी नागरिकों के सामान्य हित की अधिकतम पूर्ति करना, ये नगर राज्य का उद्देश्य होगा, और ये आत्मसंयम के गुण के द्वारा किया जाएगा, यानी कि अतिवादी प्रवृत्ति से बचा जाएगा। राज्य की भौगोलिक स्थिति कैसी होगी? तो राज्य की भौगोलिक स्थिति के बारे में प्लेटो ने ये कहा है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उसमें खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो और खाद्यान्न की दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हो सकें, तथा उसका भूभाग इस प्रकार का हो, उसकी प्राकृतिक सीमाएं हो, और इस तरह का एक निश्चित भूक्षेत्र हो जिसमें जो है दुश्मन आसानी से उस पर आक्रमण नहीं कर सके। जनसंख्या के बारे में प्लेटो ने ये माना है कि राज्य की जनसंख्या, छोटे से नगर राज्य की कल्पना की थी। आज के जो विशाल नगर राज्य हैं, आज के जो विशाल राज्य हैं, उनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वो एक छोटे से नगर राज्य की कल्पना करते हैं, और उस छोटे से नगर राज्य की जो जनसंख्या है वो उन्होंने जो मानी है वो है 5040। तो 5040 की उनकी नगर राज्य की जनसंख्या होगी। उसके बाद में उन्होंने जो है सामाजिक संगठन के बारे में, आगे सामाजिक संगठन के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने कहा विवाह के बारे में उन्होंने कहा कि विवाह कोई भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि विवाह एक नैतिक और आध्यात्मिक कार्य है। विवाह एक धार्मिक कार्य है, इसलिए व्यक्ति को विवाह धार्मिक कार्य समझकर ही करना चाहिए। और उसने ये कहा है कि राज्य के द्वारा ऐसे व्यक्ति के ऊपर विशेष कर लगा देना चाहिए जो शादी ना करे, जो विवाह ना करे। विवाह के बारे में उन्होंने ये कहा है कि विपरीत प्रकृति वालों के बीच में विवाह होना चाहिए, और विपरीत प्रकृति से उनका ये मतलब था कि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में शादी संबंध होने चाहिए, क्रोधी प्रवृत्ति और शांत प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच में आपस में शादी संबंध स्थापित होने चाहिए। तो वो हमेशा, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे और एक संयम की धारणा का विकास हो। तो वो जो है ये कहते थे कि विपरीत प्रवृत्तियों वालों के बीच में आपस में जो है शादी संबंध स्थापित होने चाहिए। और स्त्रियों के बारे में भी उन्होंने ये कहा है कि भाई स्त्रियों को जो है घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उनको जो है शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार भी प्रदान किया जाना चाहिए। अब आता आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन किस प्रकार का था? आर्थिक संगठन के बारे में उन्होंने ये माना है, जहाँ रिपब्लिक में उन्होंने ये कहा कि सैनिक वर्ग और शासक वर्ग के बीच में, शासक वर्ग के पास में किसी प्रकार की निजी संपत्ति नहीं होगी। वहीं जो है लाज में वो कहता है कि सभी के पास में निजी संपत्ति होनी चाहिए। ये निजी संपत्ति बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है आर्थिक असमानता का जो ज़्यादा से ज़्यादा गैप रखा है वो 1:4 का रखा है, इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि नागरिक सिर्फ
भूमि से उत्पन्न धन धान्य को अपने पास रखेंगे। व्यापार और ब्याज के द्वारा कोई धनोपार्जन नहीं किया जाएगा। इन नगर राज्यों का जो आर्थिक जीवन था उसमें उन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत भी लागू किया है, और इस श्रम विभाजन के सिद्धांत में उन्होंने सभी नागरिकों को जो है 3 भागों में, सभी राज्य के जो लोग हैं उसको 3 भागों में विभाजित किया है, दास, विदेशी और नागरिक। जो दास लोग होंगे वो दास लोग कृषि और दस्तकारी का कार्य करेंगे, विदेशी जो लोग होंगे वो व्यापार और वाणिज्य का कार्य करेंगे, और जो नागरिक होंगे वो शासन कार्य में भाग लेंगे। उसके बाद में राज्य का मिश्रित संविधान। प्लेटो ने जो है राज्य के मिश्रित शासन के सिद्धांत को स्वीकारा है, और उन्होंने ये कहा है कि एक ऐसी शासन प्रणाली होनी चाहिए जिसमें राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों के लक्षण विद्यमान हो। अतः वह एक ऐसी मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन करता है जो राजतंत्र और प्रजातंत्र के गुणों से, राजतंत्र और प्रजातंत्र के गुण उसमें समाहित हो। अब आती है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उन्होंने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वप्रथम वो एक जनसभा की कल्पना करते हैं, और वो कहते हैं कि एक जनसभा होगी जिसमें सभी नगर राज्य के सदस्य होंगे, और इनकी जो संख्या होगी वो 5040 होगी। इन 5040 की जो संख्या होगी वो सारी की सारी जो है मिलकर एक जनसभा कहलाएगी, और ये जनसभा के द्वारा ही सभी उच्च संस्थाओं एवं पदाधिकारियों का जो है निर्वाचन किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण जो उनकी प्रशासनिक संस्था विधि संरक्षक एवं परामर्शदाता बोर्ड। तो विधि संरक्षक एवं परामर्शदाता बोर्ड, इसमें उन्होंने कहा है कि इसकी सदस्य संख्या जो है 37 होगी। विधि संरक्षक एवं परामर्शदाता बोर्ड की सदस्य संख्या 37 होगी। ये 37 सदस्य संपूर्ण जनसभा के द्वारा चुने जाएंगे, और संपूर्ण जनसभा इनको पहले 5040 में से 300 का चुनाव करेगी, फिर 300 में से 100 का चुनाव करेगी, और 100 में से जो है 37 व्यक्तियों का अंतिम रूप से चुनाव करेगी। ये जो 37 व्यक्ति होंगे वो विधि संरक्षक एवं परामर्शदाता बोर्ड के सदस्य होंगे। इनकी जो आयु होगी वो 50 से 70 साल के बीच होगी, अर्थात इनका कार्यकाल ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्ष का होगा। दूसरी एक प्रशासनिक संस्था है, उसका वो वर्णन करते हैं प्रशासनिक परिषद। तो प्रशासनिक परिषद में प्लेटो ये कहता है कि बहुत कम भूमि वाले लोग, उससे 2 गुनी भूमि वाले लोग, उससे 3 गुनी भूमि वाले लोग, और उससे 4 गुनी भूमि वाले लोग, यानी कि सभी वर्ग के इस तरह से वो सभी जनता को जो है 4 भागों में विभाजित करता है। और वो कहता है कि इन 4 भागों से सभी से जो है 90 सदस्य लिए जाएंगे, यानी कि प्रशासनिक परिषद में जो कुल सदस्य संख्या होगी वो 360 होगी, और प्रत्येक वर्ग में से 90 सदस्यों का निर्वाचन होगा। ये 90 सदस्यों का निर्वाचन जो है 90 सदस्यों का निर्वाचन जनसभा के द्वारा किया जाएगा, यानी कि 360 सदस्य जो होंगे उनका निर्वाचन जनसभा के द्वारा किया जाएगा। इन 360 सदस्यों को जो है 12 भागों में विभाजित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक भाग में 30-30 सदस्य रखे जाएंगे, और 30-30 सदस्यों के ये 12 भाग होंगे, और ये 12 भाग जो है एक महीने तक प्रशासनिक कार्य का संचालन करेंगे, और इनको जो है आवश्यकता पड़ने पर विधि एवं जो परामर्शदाता संरक्षक बोर्ड है उनसे परामर्श भी लेना होगा। उसके बाद में आती है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के बारे में प्लेटो ने जो सभी विवाद है उनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सार्वजनिक। व्यक्तिगत, जो व्यक्ति के बीच में जो विवाद होगा वो व्यक्तिगत विवादों में आएगा, और जो राज्य के और व्यक्ति के बीच में जो विवाद होगा वो सार्वजनिक विवाद में आएगा। व्यक्तिगत विवादों को सुनने के लिए, व्यक्तिगत विवादों का फैसला करने के लिए उन्होंने 3 प्रकार के न्यायालयों की जो कल्पना की है, और ये 3 प्रकार के जो न्यायालय हैं वो है पंचायती न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय और विशेष न्यायालय। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो विवाद आएंगे उनका जो फैसला है, उनकी जो सुनवाई है,
वो संपूर्ण जनसभा के द्वारा की जाएगी, अर्थात उस टाइम की संपूर्ण जनसभा एक न्यायालय के रूप में बैठेगी। उसके बाद स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में वो कहता है कि नगर निरीक्षक और बाजार निरीक्षक भी विद्यमान होंगे। तो नगर निरीक्षक, प्लेटो कहता है कि नगर निरीक्षक जो है 3 होंगे और बाजार निरीक्षक 5 होंगे। इसके अतिरिक्त प्लेटो दोष निरीक्षक का भी जो है पद बताता है। और दोष निरीक्षक के बारे में वो कहता है कि इनकी, ये जो दोष निरीक्षक है, इनकी संख्या होगी 3 और इन तीनों की जो सदस्यता के लिए आयु जो होगी वो होगी 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक। यानी 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की आयु वाला व्यक्ति ही इन का जो है इनकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है, यानी यही वही दोष निरीक्षक बन सकता है। और इसके लिए जो और सबसे बड़ी जो योग्यता होगी वो उन्होंने ये बताई है कि सदचरित्र व्यक्ति को ही जो है दोष निरीक्षक नियुक्त किया जाएगा। इन जो 3 जो दोष निरीक्षकों का चुनाव समस्त नागरिकों के द्वारा किया जाएगा और इनका जो प्रमुख कार्य होगा दोष निरीक्षकों का वो होगा शासन के अधिकारियों के आचरण की निगरानी करना। अर्थात शासन के जो अधिकारी हैं वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या उनका आचरण भ्रष्ट हो गया है, इसका पता लगाना इनका प्रमुख कार्य होगा दोष निरीक्षकों का। अब दोष निरीक्षक के बाद में आता है परीक्षक मंडल। परीक्षक मंडल की सदस्य संख्या जो होगी वो कम से कम 40 और अधिक से अधिक 75, यानी सदस्य संख्या 40 से 75 के बीच होगी। सभी कम से कम 50 साल की आयु के होंगे और सभी सदचरित्र होंगे। इन जो 40 से लेकर जो 75 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी उनकी नियुक्ति दोष निरीक्षकों के द्वारा की जाएगी और इनका जो प्रमुख कार्य होगा वो ये होगा कि प्रशासनिक पदाधिकारी विधि के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी निगरानी करना, इनका जो है कार्य की देखरेख करना, ये जो है परीक्षक मंडल के द्वारा कार्य किया जाएगा कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी विधि सम्मत कार्य कर रहा है, विधि के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद में अंतिम रूप से उन्होंने जो है एक रात्रि परिषद की व्यवस्था की है और उस रात्रि परिषद में उन्होंने ये कहा है कि इस रात्रि परिषद में जो कुल सदस्य होंगे वो 12 सदस्य होंगे रात्रि परिषद में। ये 12 सदस्य जो रात्रि परिषद में होंगे इनमें से 12 सदस्यों में से 10 सदस्य विधि संरक्षक एवं परामर्शदाता बोर्ड जो था उसमें अपन ने कहा था कि उसमें 37 सदस्य होते हैं। उन 37 सदस्यों में से लिए जाएंगे 10 सदस्य, उनमें से 37 में से लिए जाएंगे 10 सदस्य। एक जो होगा वो होगा पुरोहित, 11वां सदस्य एक होगा पुरोहित और एक सदस्य होगा शिक्षा मंत्री। एक सदस्य कौन होगा? शिक्षा मंत्री। अर्थात कुल सदस्य होंगे 12। ये रात्रि परिषद में 12 सदस्य होंगे। इसमें से ये 12 सदस्यों में 10 सदस्य तो विधि संरक्षक एवं परामर्शदाता बोर्ड में से लिए जाएंगे, एक शिक्षा मंत्री होगा और एक होगा पुरोहित। ये 12 सदस्य होंगे। ये जो 12 सदस्य होंगे वो एक तरह से दार्शनिक प्रवृत्ति के होंगे, विवेकवान होंगे, सदचरित्र वाले होंगे और धार्मिक आस्था रखने वाले ऐसे सदस्य होंगे। प्लेटो इन सबसे जो है प्लेटो की प्रशासनिक व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण जिसको माना जाता है वो रात्रि परिषद है। और रात्रि परिषद वो कहता है कि ये जो संस्था है रात्रि परिषद की संस्था, ये एक तरह से संपूर्ण राज्य का सामूहिक दार्शनिक मस्तिष्क है। संपूर्ण राज्य का सामूहिक दार्शनिक मस्तिष्क है और इस संस्था का जो प्रमुख कार्य होगा
वो कार्य होगा सभी संस्थाओं का निर्देशन करना, सभी संस्थाओं पर नियंत्रण रखना, ये इनका प्रमुख कार्य होगा। तो ये एक तरह से नगर राज्य का जो मस्तिष्क है वो है रात्रि परिषद। इस प्रकार जो है प्लेटो अपने लाज में इन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करता है और वो बताता है कि जो है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए। धन्यवाद।